हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है भाई एक बार फिर से आपका अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन है और इससे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 मार्क्स में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो पिछले वीडियो में मैंने अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित करके आपको दिखाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित कैसे करते हैं ये सीखेंगे, अर्थात उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सीखेंगे। अक्सर जो बच्चे हैं वो पूरे साल पढ़ने के बाद भी इस टॉपिक में जो है कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 साबित करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। आप लोग जरूर इसकी परिभाषा जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, ठीक है। उ से उत्तल और उ से उभरा हुआ। जैसे कि ये अपना हाथ है तो परावर्तक सतह मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। परावर्तक सतह यानी कि जिस पे प्रकाश का किरण, ऐसा सतह जिस पर प्रकाश का किरण टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि उत्तल दर्पण का एक भाग, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाया है, ये है आपका कलई किया हुआ भाग, यानी कि जब आपके घर में जो ऐनक होता है उसका एक भाग रंगा हुआ होता है और इस उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को प्रूफ करने से पहले डायग्राम को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में ये जो एक लाइन मैंने खींचा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी होंगी तो उसमें ये प्रधान अक्ष है और ये जो प्रधान अक्ष है जिस बिंदु पर इस दर्पण को कट कर रहा है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है क्योंकि ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपतित किरण मानेंगे कि किसी भी प्रकाश स्रोत से एक आपतित किरण जो है वो दर्पण की ओर आ रहा है, ठीक है, जो इस प्रधान अक्ष के समांतर भी है। तो ये अपन एक आपतित किरण ले रहे हैं जो किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रहा है और वो आकर दर्पण से टकरा रहा है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश की कोई भी किरण दर्पण से टकराती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश जिस माध्यम से आ रही थी प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश जो है वो उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका रेखा है, चूंकि हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रकाश का किरण इस दर्पण के पीछे किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है और इसी बिंदु को हम लोग फोकस भी कहते हैं और उत्तल दर्पण का फोकस जो है काल्पनिक होता है। तो आप देखो कि एक वीडियो में एक टॉपिक कवर करने के चक्कर में हम लोग जो कवर कर रहे हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो खुद व खुद होते जा रहे हैं, है ना। तो आप इन सारे बातों को भी याद रखेंगे। कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है आपको बोर्ड में घुमा फिरा कर जो है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अपन पीछे बढ़ाएं, जो कहाँ आके टकराया, फोकस पर। और अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि आप जानते हो अवतल दर्पण या समतल दर्पण में हम लोगों ने अविलंब की रचना की थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है, किसी भी गोले का केंद्र होता है या वृत्त का केंद्र होता है, तो गोले का जो केंद्र होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C से सूचित करते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक और रचना करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम लोग वक्रता केंद्र से मिला देंगे। ठीक है, और इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग इधर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत आसान डायग्राम है और उससे भी आसान है इसका प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि एक अभिलंब की रचना किए और इसको और क्या किए, इधर भी हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा नामकरण कर दें, तो ये जो आपतित किरण था इसका नाम हम लोग देते हैं ए और इस बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु का नाम देते हैं बी। ठीक है, और आप नाम दे सकते हैं, ये देखो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, आप इसका नाम दे सकते हो डी और इसका नाम हम लोग दे देते हैं एन। ठीक है, अब हम लोगों ने जितना भी काम किया है इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे एज अ लैंग्वेज लिखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। अब लैंग्वेज आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस दर्पण का कुछ नाम ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने इसका नाम लिया एम और एम डैश। ठीक है, इस दर्पण का नाम है एम और एम डैश। तो अब हम लोग लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो दर्पण में कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, अब अपन क्या किए थे, आगे एक आपतित किरण लिए थे AB जो दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद ये आपका जो ये वाला प्रकाश का किरण है D, ठीक है, जो परावर्तित हो जाता है और इसको हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं, कहां तक, F तक। तो यहां पे लिख देते हैं, अपन लिखें कि माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष या इसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं, उस प्रधान अक्ष के समांतर है। ठीक है, AB एक आपतित किरण है, ये AB एक आपतित किरण है जो इस प्रधान अक्ष के समांतर है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि परावर्तन के बाद, यही आपतित किरण जो है ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है, F से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हमने लिखा AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है, परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, एक अभिलंब की रचना की है और उसको C तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे साथ ही BN एक अभिलंब की रचना करते हैं तथा उसको C तक बढ़ा देते हैं, उसको C तक बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये समझने वाली बात है क्या कि ये आपका ध्रुव है और ये आपका है मुख्य फोकस, और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसके अलावे ध्रुव से इस वक्रता केंद्र तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग सूचित करते हैं R से। वक्रता त्रिज्या को सूचित किया जाता है R से। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे साथ ही माना कि PF, डायग्राम में ढूंढिए, PF जो है वो है फोकस दूरी। PF क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग
F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और PC जो है, PC डायग्राम में आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, PC जो है वो है अपना वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। इसके अलावा हम लोग मानेंगे, आप डायग्राम में ढूंढिएगा, ठीक है, कोण ABN, ठीक है, ये देखिए कोण AB और N। अब आप गौर से देखेंगे, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और उसको कोण I से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और उसको कोण R से सूचित करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखे कोण ABN, तो ABN जो है ये आपका आपतन कोण है। कौन सा कोण है? आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग कोण I से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोण DBN, ये है आपका परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम लोग कोण R से सूचित करते हैं, ठीक है, कोण R से सूचित करते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। तो हम लोगों को सिद्ध करना है F बराबर R/2। ये हो गया आपका पूरा भाषा। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण की ओर, साक्ष्य देंगे कि आखिर F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो रिलेशन है F बराबर R/2 वो आखिर कैसे स्थापित होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। अच्छा, आप ध्यान से डायग्राम देखेंगे वहाँ पे, और मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, जैसे कोण A, B और N, आप ढूंढें कोण A, B और N, और साथ में मैं लिख रहा हूं कोण D, B और N। डायग्राम में ढूंढें, आप देखिए कोण A, B, N, अर्थात बात हो रहा है इस कोण I का, और कोण D, B और N, मतलब ये वाले कोण R का बात हो रहा है। और क्या हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम से यह नहीं पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? बिल्कुल पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है यही बेसिक अप्लाई होने वाला है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कारण लिखोगे कि आपने इस दोनों कोण को बराबर क्यों किया, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कंडीशन लिखेंगे चूंकि कोण I जो है वो बराबर होता है कोण R के। अब आप इतना लैंग्वेज लिखने जाओगे कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो हम लोग सीधा लिखते हैं कोण I बराबर कोण R, और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब आप देखें तो AB जो है, AB समांतर है PC के, ठीक है, सॉरी, AB समांतर है PC के, AB समांतर PC है। आप देखो AB जो है वो PC के क्या है, समांतर। तो क्या होगा, आप देखिए अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा दें तो ये वाला कोण जो है, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तो संगत कोण से बराबर हो जाएगा, है ना। ये कोण और ये कोण ध्यान से देखेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो संगत कोण से बराबर हो जाएगा। अब अपने को इसका नाम लिखना है। इस कोण का नाम हम जान रहे हैं, कोण A, B और N, और इस कोण का नाम हम लिख देंगे B, C और F, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि AB समांतर PC है, इसलिए कोण A, B, N बराबर होगा कोण B, C, F के, और कारण देंगे संगत कोण से, संगत कोण से, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है। यहां पे एक और कोण की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, और वो कोण आप ध्यान से देखेंगे कि इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूं। आप देखो एक रेखा है इस तरह से इसी डायग्राम में, जिसका नाम है N, और यहाँ बीच में है B और यहाँ पर है C, ठीक है। और इसी को काटने वाला एक रेखा इस तरह से है, प्रतिच्छेद करता हुआ D, B और F। आप देखो डायग्राम में कुछ इस तरह से मिलता जुलता फिगर है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखा के कारण ये कोण और ये कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाता है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। अब आप देख लो यहाँ पे कोण का नाम क्या है, कोण DBN और कोण FBC।
यहाँ पे देखिए कोण डी बी और एन, ये वाला कोण, और कोण एफ बी और सी, ये वाला कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ कोण डी बी एन बराबर कोण एफ बी सी, और रीजन क्या दोगे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। आपको अगर कहीं पे भी समझने में परेशानी हो रहा है तो आप वीडियो को रोक के और आप उसको पीछे से देखने का प्रयास करें। यहाँ पे तो रिमोट आपके हाथ में है, आप जितनी बार चाहें वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कोण डी बी एन बराबर कोण एफ बी सी जो है, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण से। और इसको हम लोग समीकरण 3 लेट करेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या वैल्यू अपने पास आता है, समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3। अब आप यहां पे देखो कि कोण ए बी एन, कोण ए बी एन, ये दोनों इक्वल है, कट जाएगा। कोण डी बी एन और कोण डी बी एन, ये दोनों इक्वल हो गया, कट जाएगा। तो अपने पास केवल बचा क्या, अपने पास बचा कोण बी सी एफ और कोण एफ बी सी, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को इक्वेट करने से हम लोगों के पास आया कोण बी सी एफ बराबर कोण एफ बी और सी, और इसको हम लोग जो है यहाँ पे लेट कर लेंगे या फिर रहने दो। अब जरा सा आप देखो, इस दोनों कोण की चर्चा करते हैं हम लोग। कोण बी सी एफ आप यहाँ पे ढूंढेंगे, ये है कोण बी सी और एफ, ये वाला कोण, और कोण एफ बी सी, कोण एफ बी और सी, ये वाला कोण। अच्छा, क्या ये आकृति आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा है? अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बनाऊं, या फिर आप यहीं पर देखो, बी एफ और सी, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, और इस त्रिभुज का 2 कोण जो है वो बराबर है। और ऐसा त्रिभुज जिसका 2 कोण बराबर होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो है 2 भुजा बराबर होता है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की जो माप है वो बराबर हो तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। सम्मुख भुजा मतलब आप समझो, ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सम्मुख भुजा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कोण सी के सम्मुख का मतलब होता है सामने, यानी इसके सामने वाली भुजा बी और एफ ये, और इसके सामने वाली भुजा ये आपका एफ और सी, ये हो गया बी एफ और ये हो गया एफ सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि बी एफ जो है वो बराबर है एफ सी के, और रीज़न क्या देंगे, रीज़न देंगे कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। और इसको हम लोग लेट कर लेंगे, समीकरण 3 तक हुआ था ना, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 4 में बी एफ जो है वो एफ सी के बराबर आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। दर्पण का द्वारक, ये जो दर्पण की चौड़ाई है इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगर हम दर्पण के द्वारक को छोटा करेंगे, यानी इसकी चौड़ाई को हम घटाएंगे, तो ये जो बी बिंदु है, जब हम इसको छोटा करेंगे तो क्या ऐसा नहीं लगेगा ये बी बिंदु पी के और नज़दीक आ जाएगा? अगर हम लोग इसको और छोटा कर दें तो ये बी बिंदु जो है वो पी के और नज़दीक लगेगा, क्योंकि दर्पण के द्वारक यानी दर्पण को हम छोटा कर रहे हैं, दर्पण की चौड़ाई को हम छोटा कर रहे हैं। अगर हम बहुत छोटा कर दें तो एक समय ऐसा लगेगा कि ये बी बिंदु जो है वो पी पर ही आ गया है, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ, जैसे आप देखो, हम लोग इस दर्पण को और छोटा कर दें, अब जो ये P है और ये जो B है इसकी दूरी घट जाएगी। अगर हम दर्पण के द्वारक को और छोटा कर दें तो ये जो P है और ये जो B है इसकी दूरी और घट जाएगी।
अगर हम लोग दर्पण के द्वारक को और छोटा कर दें, अब ये P और B बिंदु दोनों एक पर ही दिखेगा, है कि नहीं? ऐसा कब हुआ? जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा। और जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो P से F की दूरी, या ये B बिंदु भी P पे दिखेगा बिल्कुल यहाँ की तरह, तो P से F की दूरी या B से F की दूरी दोनों बराबर लगेगी अपने को, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे, अब दर्पण का द्वारक छोटा होने पर B बिंदु P पर होगा। B बिंदु कहां होगा? P पर होगा। और जब B बिंदु P पर होगा दर्पण का द्वारक छोटा होने पर, तो दोनों एक ही बिंदु पर हो गए, तो P से F की दूरी या B से F की दूरी दोनों बराबर होगी। इसलिए PF बराबर हो जाएगा BF, और इसको अपन मानेंगे समीकरण, यहाँ पे हो गया था 4, तो ये हो गया समीकरण 5। और समीकरण 4 तथा 5 से, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है ये BF, ठीक है, यहाँ पे BF और यहाँ पे BF, तो ये कट जाएगा और बचेगा FC बराबर PF। अब आप डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में अपने को आया FC बराबर PF, यानी ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का ये खंड है और ये जो खंड है, ये दोनों क्या है? बराबर आया, ठीक है। अच्छा, आप गौर से देखेंगे, ये वाला भुजा है PC, और ये एक ऐसा बिंदु है कि यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई दोनों बराबर है, अर्थात ये बिंदु जो है ये इस रेखाखंड के बिल्कुल मध्य में है, अर्थात F जो है वो बिल्कुल PC के मध्य में है ना, यानी मध्य बिंदु है। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको लेट कर लेंगे समीकरण 6, ठीक है। और अब लिखेंगे कि इसलिए चूंकि ये दोनों बराबर आ गया, इसलिए P जो है वो इसलिए F जो है वो PC का क्या है? वो PC का मध्य बिंदु है, वो PC का मध्य बिंदु है। चूंकि F PC का मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? PC इक्वल टू PF जोड़ FC, ठीक है। PC इक्वल टू PF, यानी ये पूरा ये जो भुजा है PC, ये PF और जो FC, यानी ये दो जो सेक्शन है ये दोनों मिलके पूरा PC बनेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो FC है ये PF के इक्वल है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं PC इक्वल टू PF, और इस FC के जगह पर भी हम लोग क्या लिख देंगे? PF, ठीक है। रीज़न क्या दोगे? रीज़न लिखेंगे समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। अब देखो आप, PC इक्वल टू हो जाएगा PF जोड़ PF कितना हो गया? 2PF, एक आम जोड़ एक आम कितना हो जाएगा? 2 आम, है ना। अच्छा, ये यहाँ पे PF के साथ गुना में है, ये इधर आके हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा PC बटा 2 बराबर PF। हम लोगों ने यहाँ पर माना है, क्या माना है? आप देखो, PF को हम लोगों ने क्या माना है? F, तो अपन यहाँ PF को रिप्लेस कर देंगे F से, और PC को हम लोगों ने माना है R, तो PC को हम लोग रिप्लेस कर देंगे R से और बटे 2, ठीक है। इसी बात को हम लोगों को प्रूफ करना था, तो इसको हम लोग एक बार फिर से क्लियर लिख देंगे। इसलिए F इक्वल टू R/2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने ये टॉपिक यानी F बराबर R/2 उत्तल दर्पण में पढ़ाया, इसको समझने में कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।